हेलो बच्चों, कैसे हैं सब। आशा करता हूँ सब ठीक होंगे। परीक्षा की तैयारी चल रही होगी। चूँकि समय बहुत कम बचा है तो अब इधर उधर टाइम वेस्ट नहीं करके पढ़ाई पर फोकस करना है। यहाँ पर हम मैथ के 30 सेलेक्टेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लाए हैं। इसमें 100% गारंटी ये नहीं कहते हैं कि यही क्वेश्चन आएगा, लेकिन ये गारंटी ज़रूर है कि इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा। तो इतने इजी वे में हम लोग पढ़ेंगे मैथ को कि मैथ का क्वेश्चन यूं छूमंतर हो जाएगा और सभी बच्चे मैथ से दिल लगा बैठेंगे। ये मेरा वादा रहा। इसके लिए बस इतना सा करना होगा कि रेगुलर प्रैक्टिस जारी रखना होगा। इस तरह के और भी वीडियो अपलोड करेंगे, इसलिए चैनल से जुड़े रहें और दोस्तों को भी शेयर करें ताकि सभी को इसका फ़ायदा ले सकें। तो बातें कम कम ज़्यादा, सिर्फ अच्छे मार्क्स का वादा, और इन्हीं वादों के साथ शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है 156 का अभाज्य गुणनखंड है। 156 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है तो 156 का अभाज्य गुणनखंड निकालने पहले 2 से इसको भागा देंगे, ये 78 आएगा। फिर 2 से भागा देंगे 39 आएगा। अगर 3 से भागा देंगे तो 13 आएगा। 156 का अभाज्य गुणनखंड हो गया 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13। इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 26 और 91 का HCF है। 26 91 का HCF निकालने के लिए 26 और 91 दोनों का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 26 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 2 गुने 13। 91 का हो जाएगा, ये 7 से कटेगा, 7 और 13, तो 26 का अभाज्य गुणनखंड लिख देते हैं 2 गुने 13। 91 का अभाज्य गुणनखंड आ गया 7 गुने 13। अब HCF निकालना है। HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जो फैक्टर की है 26 का और 91 का, इसमें से हाईएस्ट जो होगा और कॉमन होगा जो दोनों में मिलेगा, तो 13 है जो कि दोनों में मिल रहा है, तो 13 को हम घेर दिए। तो HCF हो जाएगा 26 और 91 का, ये हो जाएगा 13। 13 है बी ऑप्शन में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर। 6 + √2 एक संख्या है। ये 6 + √2 कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है कि पूर्ण संख्या है, या परिमेय संख्या है या प्राकृत संख्या है? तो 6 + √2 हम जानते हैं, जब रूट वाला संख्या दिया हुआ है तो ये परिमेय नहीं हो सकता है। परिमेय संख्या कहते हैं जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकें, जहाँ P और Q दोनों पूर्ण संख्या होना चाहिए। तो यहाँ √2 जो है वो पूर्ण संख्या नहीं है, इसीलिए परिमेय संख्या नहीं होगा, ये हो जाएगा अपरिमेय संख्या। अगला है क्वेश्चन 4 में कि ग्राफ y बराबर px के शून्यकों की संख्या है। शून्यकों की संख्या के लिए हम जानते हैं कि ग्राफ जो दिया हुआ है वो x अक्ष को जितना बार काटता है उतना उसका शून्यक होता है। यहाँ पे जो ग्राफ मेरा दिया हुआ है ये x अक्ष को कहीं पर नहीं काट रहा है, वो y अक्ष को एक जगह काट रहा है, लेकिन x अक्ष को कहीं पे नहीं काट रहा है, तो इसमें शून्यकों की संख्या हो जाएगा इसका 0। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है कि बहुपद 4u² + 8u के शून्यक होंगे। इसका शून्यक क्या होगा ये निकालना है। तो शून्यक निकालने के लिए सबसे इजी वे में क्या करना है हमको कि 4u² + 8u जो दिया हुआ है उसके बराबर कर देंगे हम 0। अब इसमें जो कॉमन आएगा उसको हम कॉमन ले लेते हैं। 4 यहाँ पर भी है और 4 इससे भी हम कॉमन ले सकते हैं। u² है यहाँ पे u है, तो 4u हम दोनों से कॉमन ले सकते हैं। तो ये 4u को हम कॉमन ले लिए। अब 4u यहाँ से कॉमन ले लिए तो यहाँ पे सिर्फ बच जाएगा u प्लस, यहाँ पे 4 चल गया है तो यहाँ बच जाएगा 2, और ये u का चल गया कॉमन तो यहाँ पे सिर्फ 2 बचेगा बराबर 0। अब यहाँ से ये 4u × u + 2 बराबर 0 आ गया मेरा। अब ये 0 कब हो सकता है? जब या तो 4u बराबर 0 हो जाए या तो फिर u + 2 बराबर 0 हो जाए। ये 0 हो जाएगा तो भी ये पूरा मान 0 हो जाएगा। अगर u + 2 को भी हम 0 सिर्फ कर दें तो भी ये गुना होकर के इससे 0 हो जाएगा। तो जब 4u बराबर 0 अगर होगा तो इससे u बराबर निकल जाएगा 0। और दूसरा है कि जब u + 2 बराबर 0 है तो इससे u बराबर हो जाएगा +2 है वो इधर जाकर के हो जाएगा -2। तो u का 2 मान निकल गया, एक 0 और एक -2, तो यही दोनों हो जाएगा इसका शून्यक। तो एक में दिया है 0, सिर्फ 0 देख करके इसको टिक नहीं लगा देना है,
ये -2 यहाँ पे है, इसको भी नहीं -2 देख करके टिक नहीं लगाना है, क्योंकि जब ये द्विघात में दिया हुआ है तो इसका 2 शून्य निकलेगा। अरे एक होगा 0 और एक होगा -2, तो 0 और -2 ए और सी में दिया है, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ए तथा सी दोनों, ये हो जाएगा इसका सही ऑप्शन। आगे क्वेश्चन नंबर 6 में है समीकरण युग्म 3x + 4y = 10 और 2x - 2y = 2, इसका हल होगा। इसका हल क्या होगा ये निकालना है, 1 2 2 1 -1 2 -2 1। तो इसको पहले हल करके देखेंगे तभी इसका हल क्या होगा ये हम बता सकते हैं। तो इसको हल करने के लिए जो समीकरण दिया हुआ पहले हम उसको लिख लेते हैं, 3x + 4y = 10। दूसरा समीकरण है 2x - 2y = 2। ये दोनों समीकरण को लिख लिए, इसका नाम दे दिए वो समीकरण 1, इसको दे दिए समीकरण 2। अब इसमें देखते हैं यहाँ पे x कोई भी बराबर नहीं है, x वाला यहाँ पे 3 है और इसमें x का जगह पे गुना में है 2। यहाँ 4 के साथ गुना में है, y के साथ 4 है और यहाँ पे y के साथ में है -2। तो हम कोशिश करेंगे या तो x का मान दोनों में बराबर हो जाए या तो y का मान दोनों में बराबर हो जाए। तो यहाँ हम y का ही मान बराबर करते हैं और y का मान बराबर करने के लिए अगर ये समीकरण को हम 2 से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4y, यहाँ भी 4y, यहाँ भी 4y। तो फिर इसको 2 से जब गुना करेंगे इसको, तो ये पूरे समीकरण ही 2 से गुना हो जाएगा। तो समीकरण 2 को 2 से गुना करके फिर से यहाँ पे लिखते हैं, एक समीकरण एक जो है वही रह जाएगा, 3x + 4y = 10, ये है समीकरण 1। और 2 को जब इसको 2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 4x - 4y = 4, ये समीकरण 2। अब यहाँ पर ये 4y और यहाँ पर है भी 4y आ गया, एक प्लस में है एक माइनस में है, तो इसको हम दोनों समीकरण को अब जोड़ देंगे, यहाँ लिख देंगे जोड़ने पर। जब इसको जोड़ेंगे तो ये 4y है प्लस में और यहाँ 4y है माइनस में, ये 4y प्लस और ये 4y माइनस कट जाएगा, ये 3x और 4x जुट करके हो जाएगा 7x बराबर यहाँ पे 10 और 4 ये हो जाएगा 14, इसलिए x बराबर हो जाएगा 14 बटे ये 7, यहाँ पे गुना में इधर आकर के भागम हो जाएगा, तो इसको काटेंगे, ये 7 दूनी 14, x का मान आ गया 2। अब x का मान जो 2 है उसको समीकरण 1 या तो 2 किसी में भी रखेंगे तो उससे मेरा y का मान निकल जाएगा। समीकरण 1 में ही रखते हैं, तो समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे x का मान, तो है समीकरण 1 में है 3x, x के जगह पे हम 2 रख देते हैं, 3x + 4y = 10। अब ये 3 दूनी 6 हो जाएगा, यहाँ प्लस में इधर जाकर के माइनस में हो जाएगा, इधर सिर्फ 4y रह गया, इधर हो जाएगा 10 - 6। अब 4y बराबर हो जाएगा, 10 में से 6 जाएगा तो यहाँ 4 बचेगा, अब y बराबर हो जाएगा 4 बटे 4, कट के हो जाएगा 1। तो x का मान आ गया 2, y का मान आ गया 1, तो 2 और 1 बी ऑप्शन में है, तो बी हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है कि c के किस मान के लिए समीकरण युग्म 6x - y = 2 तथा 6x - 2y = 4 का अनंत हल होगा। तो अनंत हल होगा, अनंत हल होने के लिए कंडीशन क्या है, अनंत हल होने के लिए हम कंडीशन जानते हैं कि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, ये है अनंत हल होने के लिए कंडीशन, अनंत हल। तो अनंत हल होने के लिए ये जो रैखिक समीकरण युग्म जो दिया हुआ है उससे हम a1 b1 c1 और a2 b2 c2 निकालेंगे। अब a1 b1 c1 निकालने के लिए पहले जो समीकरण दिया है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में ये नहीं लिखा हुआ है। रैखिक समीकरण युग्म का 2 चर वाला का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax + by + c = 0। अब यहाँ पे मेरा जो समीकरण दिया है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, तो ये दिया हुआ है cx - y = 2, इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो हो जाएगा cx - y - 2 = 0, ये हो जाएगा समीकरण
1। ये 2 जो प्लस में था वो इधर चल गया तो हो गया यहाँ माइनस में। अब दूसरा समीकरण दिया हुआ है 6x माइनस 2y बराबर 4। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे इसका, तो 6x माइनस 2y, ये 4 प्लस में इधर जाके हो जाएगा माइनस में, माइनस 4 बराबर 0। ये हो गया समीकरण 2। अब इससे a1 b1 c1 निकालेंगे, इससे a2 b2 c2 निकालेंगे। तो a1 हो जाएगा x के साथ जो गुना में है वो, तो यहाँ c है तो a1 हो जाएगा c, अरे b1 हो जाएगा -1, c1 हो जाएगा -2। तो a1 बराबर हो गया 6, b1 बराबर हो जाएगा यहाँ -1 और c1 बराबर हो जाएगा -2। a2 इससे ले लेंगे, a2 बराबर 6, b2 बराबर हो जाएगा -2 और c2 बराबर हो जाएगा -4। अब अनंत हल होने के लिए कंडीशन है a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। इसको हम रख देते हैं। अनंत हल होंगे जब a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। तो a1 a2 का मान रख देते हैं सबका, a1 बटे a2 c/6, ये हो गया c/6 बराबर -1 बाय -2 बराबर c2 बटे c2 है -2 बाय -4। अब हमको c का मान निकालना है। c के किस मान के लिए? तो c का मान निकालना है तो हम ये तीनों कंडीशन में से कोई भी दो को हम ले सकते हैं, ये दोनों को ले सकते हैं, या तो इसको भी ले सकते हैं। तो हम ये दोनों को ले रहे हैं यहाँ पे, c/6 इक्वल्स टू -1 बाय -2, ये माइनस खत्म हो जाएगा। ये 6 से यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ करके c इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ पे 6/2। इसको जब काटेंगे तो हो जाएगा 3, c का मान हो जाएगा 3। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। डी में है 3, इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। रैखिक समीकरण युग्म जिसका हल होता है कहलाता है। रैखिक समीकरण युग्म जिसका हल होता है वो क्या कहलाता है? संगत कहलाता है। जिसका हल नहीं निकलता है वो कहलाता है असंगत। तो रैखिक समीकरण युग्म जिसका हल होता है वो कहलाता है संगत। अक्सर पूछता है ये क्वेश्चन, इसलिए इसको याद रख लेना है। निम्न में से कौन द्विघात समीकरण है? यहाँ पे 4 समीकरण दिया हुआ है, चारों में से द्विघात समीकरण कौन है ये निकालना है। तो द्विघात समीकरण कहते हैं जिसमें चर का मान अधिकतम 2 होना चाहिए, 2 से ज़्यादा भी नहीं और 2 से कम भी नहीं। तो देखते हैं हम किस में चर का मान 2 होगा। इसमें जब इसको हम तोड़ेंगे, ये प्लस बी का होल स्क्वायर के रूप में है, तो इसका ये का हो जाएगा, इसको तोड़ेंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab, 2 दूनी 4x हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। और इधर ये है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जब इसको तोड़ेंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी की जगह पे 2 है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, कट जाएगा। तो ये बच गया 4x प्लस 4 बराबर -4। अब इसमें x का अधिकतम मान 2 कहीं रहा ही नहीं, x का अधिकतम मान यहाँ पे सिर्फ 1 है, तो ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। दूसरा हम चेक करेंगे इसको, b में दिया हुआ है x इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल्स टू एक्स प्लस 1। ये x इससे गुना होगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो गया एक्स स्क्वायर। ये x 3 से गुना होगा तो यहाँ हो जाएगा 3x बराबर इधर है ये x प्लस 1। अब इसको हम जब हल करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये 3x यहाँ और 1x यहाँ पे है, ये जब इधर आएगा तो यहाँ माइनस में हो जाएगा 1x, तो ये हो जाएगा 3x माइनस x, ये 1 प्लस में इधर आके हो जाएगा -1 बराबर 0। ये 3x में से 1x चल जाएगा तो 2x बचेगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1। इसमें x का अधिकतम पावर 2 यहाँ पर है, इसीलिए यही मेरा हो जाएगा द्विघात समीकरण। इसका हो जाएगा द्विघात समीकरण कौन सा है, तो ये हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस 10
के एक मूल माइनस 2 हो तो के का मान क्या होगा। इसमें ये अधिकतम पावर है x का 2, तो ये द्विघात समीकरण है तो इसका अधिकतम 2 मूल निकलेगा। इसमें से एक मूल दे दिया है -2। जब एक मूल दिया हुआ -2 तो दूसरा यहाँ पे के का मान क्या होगा ये निकालना है। तो जो मूल होता है वो समीकरण का हल होता है। जब एक मूल -2 दिया हुआ है इसका मतलब x का मान जब -2 रखेंगे तो ये समीकरण को सेटिस्फाइड कर जाना चाहिए। जब इसका x का ही मान है -2 तो जहाँ x है वहाँ पे रखेंगे -2 तो इससे मेरा k का मान निकल जाएगा। तो यहाँ दिया है समीकरण x² माइनस kx माइनस 10 बराबर 0। इसमें से एक मूल अल्फा मान लेते हैं कि एक मूल दिया हुआ मेरा -2 तो x का जगह पे -2 रखेंगे तो ये समीकरण मेरा सेटिस्फाइड हो जाएगा। तो जहाँ x है वहाँ पे रख देंगे -2 तो -2 का स्क्वायर माइनस के इंटू -2 माइनस 10 बराबर 0। -2 का स्क्वायर ये हो जाएगा 4 और ये माइनस गुने माइनस ये हो जाएगा यहाँ पे प्लस 2x और ये -10 का -10 बराबर 0। अब ये 2x का 2x रहने दिए, 10x है माइनस में और प्लस में है 4 तो माइनस में यहाँ बच जाएगा 6। यहाँ 10 है प्लस माइनस में 10 है और प्लस में है 4 तो 10 में से 4 खत्म करेंगे तो यहाँ माइनस में बच जाएगा 6 बराबर 0। ये 6 यहाँ माइनस में इसको उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा प्लस में। अब इससे हमको x का मान निकालना है तो 6/2 इसको काटेंगे तो हो जाएगा x का मान आ गया 3। तो इसका मतलब k का मान यहाँ हो जाएगा 3। इस समय ये ऑप्शन डी में दिया हुआ। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर। ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे यदि दो भिन्न और वास्तविक दोनों चीज होना चाहिए। ये कब होता है जब b² माइनस 4ac 0 होगा, b² माइनस 4ac लेस देन 0 होगा, b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 होगा कि b² बराबर 4ac होगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम ये जानते हैं कि मूल जो है वो वास्तविक कब होता है जब d का मान जो है d जो है यानी कि b² माइनस 4ac जो है वो जब ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होता है तो ये होता है वास्तविक। अगर b² माइनस 4ac जो है वो जब लेस देन 0 हो जाता है तो मूल वास्तविक नहीं होता है, मूल वास्तविक नहीं होगा। अब यहाँ पर वास्तविक का तो पता चल गया कि जब b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 या तो इक्वल्स टू 0 होता है तो मूल वास्तविक होता है। लेकिन वास्तविक के साथ में यहाँ पे दिया है भिन्न भी कि दोनों मूल जो है वो भिन्न कब होगा, भिन्न और वास्तविक दोनों। तो जब b² माइनस 4ac अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो दोनों मूल भिन्न और वास्तविक होगा। यानी कि जब b² माइनस 4ac सिर्फ ग्रेटर देन 0 तो ये हो जाएगा वास्तविक और भिन्न। मूल वास्तविक भी होगा और दोनों मूल भिन्न होगा, अलग अलग मूल निकलेगा। और जब b² माइनस 4ac इक्वल्स टू 0 हो जाएगा तो मूल दोनों वास्तविक होगा और समान होगा, वास्तविक और समान मतलब दोनों मूल बराबर रहेगा। जब b² माइनस 4ac 0 रहेगा तो ये 3 कंडीशन को याद रखना है, ये 3। तो यहाँ पे मेरा था कि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के दो भिन्न वास्तविक मूल कब होगा। तो भिन्न और वास्तविक कब होगा जब b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। तो b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 सी ऑप्शन में है तो इसका आंसर हो जाएगा सी। आगे है क्वेश्चन नंबर 12। एक एपी दिया हुआ है -3 -2 -1 0 डॉट 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 का सार और अंतर है। इसका सार और अंतर क्या होगा। सार और अंतर को हम लोग डी से सूचित करते हैं। ये हो गया सार और अंतर।
सार व अंतर निकालने के लिए क्या होता है कि दूसरा पद में से पहला पद को घटाते हैं, अगला पद में से उससे पहले वाला पद को घटाते हैं, यानी कि A2 माइनस A1। तो यहाँ दूसरा पद A2 हम -2 ले रहे हैं और उसमें से माइनस करेंगे A1 पहला पद को, तो यह हो जाएगा -3। यहाँ पे ध्यान रखना है कि बहुत से लोग ऐसे करते हैं कि दूसरा पद है -2 और इसमें से जब माइनस करना है पहला पद को -3 को, तो -2 -3 कर देते हैं, उसके बाद ये हो गया -5। ये गलत है। ध्यान रखना है कि ये माइनस जो फॉर्मूला वाला है उसके लिए मेरा ये माइनस हो गया, और A1 का जो मान है वो A1 का मान -3 है, तो ये -3 यानी कि 3 में माइनस लगा करके यहाँ पे ब्रैकेट लगाएंगे और ब्रैकेट के बाहर रहेगा फॉर्मूला वाला माइनस ये मेरा। तो ये अब हो जाएगा -2 और माइनस गुने माइनस प्लस, ये हो जाएगा 3। अब प्लस में है 3, माइनस में है 2, 3 में से 2 चल जाएगा तो हो जाएगा 1। तो इसका सार और अंतर डी हो जाएगा 1। अगला क्वेश्चन है, इसमें एक AP में यदि ये -18 है, n 10 और an 0 है, तो d का मान होगा। यहाँ पर भी d निकालना है, लेकिन यहाँ पे ये दिया है, n दिया है और an दिया है, इससे हमको d का मान निकालना है। तो n जो है वो नंबर ऑफ टर्म्स होता है, कुल पदों की संख्या। तो कुल पद यहाँ पे है 10, ये होता है प्रथम पद जो कि -18 है। d होता है सार व अंतर जिसका मान हमको निकालना है, और an होता है nवां पद, तो an दिया हुआ है 0, तो an बराबर दिया हुआ है यहाँ पे 0। nवां पद को कहते हैं an, और इसका फॉर्मूला होता है an का nवां पद का a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 0 दिया हुआ है। इससे हमको d का मान निकालना है। अब a का मान दिया है -18, तो a की जगह पे रख देंगे -18, ये हो गया -18 प्लस n का मान 10 दिया हुआ है, तो 10 -1 का -1 रह जाएगा इंटू डी तो हमको निकालना है बराबर 0। ये -18 इधर जाएगा तो हो जाएगा +18, तो यहाँ 10 में से जब 1 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 9, तो ये हो गया 9d बराबर ये -18 इधर जा कर के हो गया है +18। तो हमको d का मान निकालना है, तो 9 यहाँ पे गुना में है, इधर जाएगा तो भागम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 18/9। इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 9 दूनी 18, 2 आ गया, तो पहला ऑप्शन में है 2, ये हो जाएगा इसका सार अंतर। आगे है क्वेश्चन, समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं होती है। समरूप त्रिभुज, जब दो त्रिभुज अगर समरूप है तो उसका संगत भुजा क्या होगा, इसको याद रखना है। अक्सर ये क्वेश्चन पूछते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं बराबर नहीं है, बराबर में नहीं मान देना है, ठीक। समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं जो है वो समानुपाती होती है। संगत कौन पूछता तो बराबर होगा, लेकिन संगत भुजाएं समानुपाती होती है। इसको याद रखना है कि समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती होती है और संगत कोण बराबर होता है। एक फिगर दिया हुआ है आकृति में, DE समांतर है BC, ये हो गया DE। DE और BC ये दोनों समांतर है, ये दिया हुआ है। तो EC का मान, E से C, इसका मान क्या होगा EC। इसको हल करने के लिए एक प्रमेय याद रखना पड़ेगा। प्रमेय 6.1 में पढ़ने का है कि किसी भी त्रिभुज में अगर एक भुजा के समांतर, कोई भी एक भुजा ले लेंगे, अगर उस भुजा के समांतर अगर एक रेखा खींचेंगे तब वो रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में बांट देती है। यहाँ पर जैसे कि BC भुजा के समांतर एक रेखा खींचा गया है DE, तो अब ये DE जो है वो AB भुजा और AC को समान अनुपात में बांट देगा, मतलब AD/DB बराबर AE/EC हो जाएगा। तो यहाँ पे चूंकि दिया हुआ है कि DE समांतर है
बी सी, ये डी और बी सी समांतर है, तो इसलिए हो जाएगा ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी, ए ई बटे ई सी हो जाएगा परमेय 6.1 से। अब ए डी का मान रख देंगे, ए डी का मान है 1.5, डी बी का मान है 3, ए ई का मान है 1 और ई सी का मान हमको निकालना है, तो यहाँ पे रख देंगे ई सी। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 1.5 ई सी से जब गुना होगा तो ये हो जाएगा 1.5 ई सी, और 3 1 से होगा गुना तो हो जाएगा 3, इसलिए ई सी बराबर जो है 3 और ये 1.5 यहाँ गुना में इधर आकर हो जाएगा भागा में। अब ये दशमलव को हटाएंगे तो यहाँ पे एक 0 हो जाएगा। अब ये हो गया 15, 30 को भागा देंगे 15 से तो ये 2 बार में कटेगा, तो ई सी बराबर आ गया 2, ये हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। ई सी बराबर 2 दिया हुआ है बी में, तो ये हो जाएगा इसका आंसर बी।